हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है दहकता पलाश। अरे अर्पिता, तुम! अपना नाम सुनकर अर्पिता पीछे मुड़ी तो देखा एक गोरा स्टाइलिश बालों वाला लंबा व्यक्ति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्पिता ने उसे गौर से देखकर पहचाना तो उत्साह से चहक कर बोली, अरे प्रवीण, तुम यहाँ कैसे? 3 महीने पहले ही मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है और तुम अब भी यही हो? प्रवीण ने उससे पूछा। हाँ, मैं तो यही हूँ, बस घर का पता बदल गया है, अर्पिता ने हंसते हुए कहा। हाँ, उसकी निशानी तो मैं देख रहा हूँ। प्रवीण ने मंगलसूत्र की तरफ इशारा किया तो दोनों हंस पड़े। आओ ना, यहाँ पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं, प्रवीण ने सुझाव दिया तो अर्पिता इनकार नहीं कर पाई। फिर दोनों रेस्टोरेंट में एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। तुम तो अब भी पहले जैसी हो, जरा भी नहीं बदली, बैरे को कॉफी का ऑर्डर देते हुए प्रवीण बोला। वैसी कहाँ हूँ मैं, थोड़ी मोटी तो हो ही गई हूँ। हाँ, तुम जरूर बिल्कुल पहले जैसे ही हो, अर्पिता ने कहा। मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारा चेहरा आज भी वैसा ही नाजुक और मासूम है जैसा 7-8 साल पहले था। तभी तो मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया। प्रवीण ने अर्पिता को भरपूर नजर से देखते हुए कहा तो वो शर्मा गई। चलो छोड़ो, तुम क्या मेरे चेहरे को लेकर बैठ गए? ये बताओ कि आज भरी दोपहरी में बाजार में क्या कर रहे थे? कॉलेज छोड़ने के बाद क्या किया? तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे ना, क्या हुआ? और इतने दिन कहाँ रहे? अभी क्या काम कर रहे हो? अर्पिता ने एक के बाद एक इतने सारे सवाल कर डाले कि प्रवीण हड़बड़ा गया। तुमने तो प्रेस वालों की तरह एक के बाद एक ढेर सारे सवाल कर डाले। पहले किस सवाल का जवाब दूं, यही समझ में नहीं आ रहा। फिर हंसते हुए बोला, मैं बीए करने के बाद आईएएस की कोचिंग करने इंदौर चला गया था। ये तो तुम्हें पता ही है। 2 साल जमकर मेहनत की पर पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर दूसरे अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हो ही गया। फिर मेन एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू। 6-7 साल बाद अब जाकर मनचाही पोस्ट मिली है और 4 इमली पर एक घर भी अलॉट हुआ है। अरे वाह! अर्पिता के चेहरे पर प्रशंसा के भाव आ गए। वहाँ के मकान तो बहुत बड़े और सुंदर हैं। हाँ, उसी के लिए थोड़ा बहुत फर्नीचर देखने आया था। अब तो पापा का भी ट्रांसफ़र फिर से यहाँ हो गया है। अगले हफ्ते वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे, प्रवीण ने बताया। और तुम्हारी पत्नी शादी की या नहीं की अब तक? अर्पिता ने पूछा। नहीं, अब तक तो नहीं की। 1-2 साल ज़रा सर्विस में जम जाऊं, फिर सोचूंगा। अब मैं तुम्हारी तरह सवालों की झड़ी नहीं लगाऊंगा, तुम खुद ही अपने बारे में बता दो, प्रवीण ने कॉफ़ी का खाली प्याला नीचे रखते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बीए करने के बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। अभी शहर के 4-5 बुटीक्स के लिए सूट डिज़ाइन करती हूँ। रोज़ रोज़ आने जाने की झंझट नहीं है, जब उनको ज़रूरत होती है तो बुला लेते हैं। बस कमाई भी हो जाती है और शौक़ भी पूरा हो जाता है। अगर मन हुआ तो अपना एक बुटीक भी खोल लूँगी। बस मेरी तो सीधी सादी छोटी सी कहानी है, अर्पिता ने बताया। और तुम्हारे पतिदेव क्या करते हैं, प्रवीण ने पूछा। वो एक प्राइवेट कंपनी में हैं और अक्सर टूर पर रहते हैं। अर्पिता के मुंह पर पति के टूर पर रहने की बात कहने पर हल्की सी मायूसी छा गई, जिसे प्रवीण ने भांप लिया। वो तुरंत ही बातचीत का विषय कॉलेज के दिनों और पुराने साथियों की तरफ ले गया। फिर 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए और अपने अपने घरों की ओर लौट गए। अर्पिता जब घर पहुंची तब तक उसके पति आनंद घर नहीं पहुंचे थे। बाजार से लाया सामान टेबल पर रख वो टीवी ऑन करके बैठ गई, लेकिन आज उसका मन टीवी देखने में नहीं लग रहा था। वो तो प्रवीण के बारे में सोच रही थी। वो और प्रवीण 8वीं कक्षा से साथ साथ पढ़े थे। कॉलेज में भी दोनों एक ही सेक्शन में थे। अन्य लड़कों की अपेक्षा प्रवीण अंतर्मुखी और मेधावी लड़का था। वो फ्री पीरियड में भी बाकी लड़कों की तरह ऊधम मस्ती न करते हुए कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। क्लास के अन्य लड़कों से अलग प्रवीण को स्कूल या कॉलेज की किसी भी लड़की में दिलचस्पी लेते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। प्रवीण के स्वभाव की इसी खूबी से अर्पिता मन ही मन उससे प्रभावित थी। फर्स्ट ईयर के अंत तक जहाँ क्लास के प्रत्येक लड़के की क्लास की या दूसरे क्लास की या मोहल्ले की किसी लड़की के साथ अफेयर की बातें सुनाई देती थी, वहीं प्रवीण के बारे में अर्पिता ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी।
प्रवीण दिखने में बहुत अच्छा था। ऊंचा कद, हल्के घुंघराले बाल, गोरा रंग, तीखी नाक। वो क्लास में ही क्या, कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़कों के रूप में मशहूर हो गया था। पास से गुजरती लड़की चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, एक बार तो भरपूर नजर से उसे देखती जरूर थी। प्रवीण के रंग रूप और बुद्धि पर फिदा बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वो आंख उठाकर भी किसी की ओर नहीं देखता था। फाइनल तक पहुंचते पहुंचते अर्पिता से उसकी अच्छी पटने लगी थी, क्योंकि क्लास में प्रवीण के बाद अर्पिता ही पढ़ाई में तेज थी। विभिन्न चैप्टर्स और किस किताब में कौन सा चैप्टर कितना अच्छा है, इस विषय पर क्लास में या लाइब्रेरी में दोनों देर तक बातें करते रहते थे। प्रवीण से दोस्ती की वजह से कई लड़कियां अर्पिता से ईर्ष्या करने लगी थी। वर्ष के अंत तक अर्पिता भी प्रवीण के प्रति एक अलग ही आकर्षण महसूस करने लगी थी। उसे ये भी लगने लगा था कि प्रवीण का उसे देखने का अंदाज भी कुछ बदल सा गया है। एक दिन फ्री पीरियड में दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे। अर्पिता किताब पढ़ने में तल्लीन थी। बीच में इतिहास की एक तारीख समझ में न आने के कारण उसने प्रवीण से पूछने के लिए सिर ऊपर उठाया तो देखा वो किताब टेबल पर रखकर खोई खोई सी नजरों से उसे देख रहा था। अर्पिता का दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा। वो भी बिना कुछ कहे अपनी किताब देखने लगी, लेकिन बड़ी देर तक उसके मन में एक हलचल सी होती रही। इसके बाद अर्पिता को लगने लगा कि वो शायद धीरे धीरे प्रवीण की ओर आकर्षित होती जा रही थी। कॉलेज में प्रवेश करते ही उसकी नज़रें प्रवीण को खोजती रहती। क्लास में बैठे हुए भी अर्पिता की नज़रें दरवाजे पर ही टिकी रहती, और जैसे ही प्रवीण अंदर आता अर्पिता का दिल बड़ी जोर जोर से धड़कने लगता। अर्पिता के मन में भावनाओं के कई नए नए अनजाने मगर अपने से लगने वाले रंग तैरने लगे थे, लेकिन दोनों ही ओर से ये रंग भावनाओं का रूप लेकर शब्दों में अभिव्यक्त हो पाते। फाइनल एग्जाम सिर पर आ गए और फिर लास्ट पेपर जिस दिन था उसी दिन प्रवीण अपने माता पिता के साथ इंदौर चला गया, क्योंकि उसके पिता का वहां ट्रांसफर हो चुका था। वो तो बस प्रवीण के पेपर की खातिर ही रुके थे। प्रवीण एक ख्वाहिश भरी नजर अर्पिता पर डालकर चला गया। दोनों के बीच जो भी था बस मूक ही रहा, कभी शब्दों या भावनाओं के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाया। इसीलिए कोई किसी का इंतजार भी क्या करता। अर्पिता ने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया, और जब उसके माता पिता ने आनंद को उसके जीवन साथी के रूप में चुना तो उसने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी स्वीकृति दे दी। आनंद के साथ उसका जीवन आराम से गुजर रहा था। आनंद अर्पिता का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसके बार बार टूर पर जाने और काम में अत्यधिक व्यस्त रहने से अर्पिता अकेलापन महसूस करती थी। दिन तो घर के काम और बुटीकों के डिज़ाइन वगैरह तैयार करने में कट जाता, लेकिन उदास शामें और तन्हा रातें उसे काट खाने को दौड़ती। आनंद के बगैर वो सारी सारी रात पलंग पर करवटें बदलते हुए गुजार देती। महीनों वो आनंद के साथ पिक्चर देखने या कहीं बाहर घूमने जाने को तरस जाती, लेकिन फिर भी आनंद की भी मजबूरी समझकर वो अपने मन को समझा लेती। अर्पिता एक गहरी सांस लेकर उठी। आज प्रवीण से मिलकर न जाने क्यों वो अपने अंदर बहुत खुशी महसूस कर रही थी। मन के कोने में बरसों से दबे हुए जिन रंगों पर समय की धूल पड़ गई थी, उन्हें जैसे किसी ने पानी की कुनकुनी फुहारें बरसाकर धो दिया था, और फीके पड़े रंग धुल जाने से ताज़े होकर चमचमाने लगे थे। 2 दिन बाद बुटीक से आकर अर्पिता चाय पीते हुए एक फैशन मैगजीन में कपड़ों के लेटेस्ट डिज़ाइन देख रही थी कि फ़ोन बज उठा। अर्पिता ने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो, क्या कर रही हो अर्पिता? उधर से प्रवीण का स्वर सुनाई दिया। अरे तुम! अर्पिता का स्वर और चेहरा दोनों खिल गए। हाँ सुनो, संग्रहालय में मणिपुरी कलाकारों की बहुत अच्छी प्रस्तुति है। सारा इंतज़ाम मेरी ही देखरेख में चल रहा है, तुम लोग आ जाओ, प्रवीण ने कहा। आनंद तो टूर पर बेंगलुरु गए हुए हैं। मैं अगर आई तो लौटते वक्त रात हो जाएगी। मैं अकेली इतनी दूर रात में वापस कैसे आऊंगी? अर्पिता के स्वर में मायूसी छा गई। बस इतनी सी बात, प्रवीण हंसते हुए बोला। अरे पगली, मेरे होते हुए तुम्हें अकेले आने की क्या जरूरत है? तुम ठीक 5 बजे तैयार रहना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें ले आने को। मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं तो खुद आ जाता। इतना कहकर बिना जवाब का इंतजार किए प्रवीण ने फोन काट दिया। अर्पिता मुस्कुरा दी।
प्रवीण ने उस दिन बताया कि वो संस्कृति विभाग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उसे यूं भी भारतीय लोक संस्कृति से बहुत लगाव था। स्कूल कॉलेज में भी वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करने में हमेशा आगे रहता था। अर्पिता को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां आदि देखने का बहुत शौक था, लेकिन आनंद को कभी भी टाइम नहीं मिलता। संडे को भी आनंद अक्सर या तो ऑफिस में या फिर घर पर ही कोई ना कोई काम करता रहता था। 4 साल पहले 10 दिनों के लिए वो हनीमून पर गए थे। के बाद से आनंद लगातार अपने काम में ही व्यस्त रहा है। 5 बजे बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनकर अर्पिता ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। अर्पिता समझ गई कि ये गाड़ी प्रवीण ने ही भेजी होगी। वो ताला लगाकर बाहर आ गई। आप अर्पिता जी हैं? ड्राइवर ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा और अर्पिता के हाँ कहते ही दरवाज़ा खोल दिया। अर्पिता गाड़ी में बैठ गई। संग्रहालय पहुंचकर ड्राइवर ने उसे प्रवीण के पास पहुंचा दिया और वापस चला गया। आओ अर्पिता, प्रवीण ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और उसे लेकर आगे चलकर सबसे आगे के सोफे पर बैठकर बोला, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं ज़रा व्यवस्था देख कर आता हूँ। कार्यक्रम बस 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। 10 मिनट बाद ही प्रवीण आकर उसके बगल में बैठ गया। कार्यक्रम शुरू हुआ और कलाकार अपनी मनोरम प्रस्तुतियां देने लगे। बेरे पानी, चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह सर्व कर रहे थे। प्रवीण अर्पिता को अपने विभाग और विभाग के अन्य लोगों के बारे में बताता जा रहा था। सुरमई शाम, सुहावना मौसम, सामने नृत्य व संगीत की प्रस्तुति। अर्पिता को तो लग रहा था कि वो सपनों के लोक में पहुंच गई है। कुछ बात कहने के लिए जब प्रवीण उसकी ओर झुका तो उसका कंधा अर्पिता के कंधे से छू गया। अर्पिता का दिल अचानक वैसे ही जोर से धड़कने लगा जैसे कॉलेज के दिनों में प्रवीण को पहली बार अपनी ओर देखता पाकर धड़का था। दिलों में सालों से दबी हुई कोई कुंवारी अनछुई सी अनुभूति अचानक ही जाग गई। मन में न जाने कब से सोए पड़े एहसास अंगड़ाई लेकर जाग गए। अर्पिता को लग रहा था जैसे वो कुंवारी है और उसके कुंवारे मन में आज पहली बार किसी के प्रति कोई अनजानी सी कशिश, अनजाना सा रोमांच महसूस किया है। प्रवीण के साथ पहली पंक्ति में बैठी वो और चारों ओर बड़े बड़े सरकारी अफसर और गणमान्य अतिथि, सब कुछ कितना भव्य लग रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट से अर्पिता की तंद्रा भंग हुई। कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। प्रवीण ने अपने साथी अफसरों और उनकी पत्नियों से अर्पिता की पहचान कराई। देर तक सबसे बातें होती रहीं। फिर डिनर के बाद प्रवीण उसे घर पहुंचाकर चला गया। विवाह के बाद शायद वो पहली शाम थी जो अर्पिता अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए इतनी अच्छी तरह से बिताई थी। उस रात पलंग पर लेटी अर्पिता देर तक प्रवीण के बारे में और उस शाम के बारे में सोचती रही। उसके मन की गहराई में एक कसक सी उठी कि काश उस समय वो अपनी भावनाओं को प्रवीण के सामने व्यक्त कर देती तो आज प्रवीण के बगल में वो अधिकार पूर्वक बैठी होती। आज तो ये जाहिर है कि जल्दी ही उसकी भी शादी हो जाएगी और फिर उसके साथ उसकी पत्नी बैठा करेगी। अर्पिता हमेशा चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऊंचे पद वाले सरकारी अधिकारी से हो और बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी हो। अर्पिता खिड़की से झांकते चांद में अपने सपनों का चेहरा तलाशती पता नहीं कब गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन प्रवीण की छुट्टी थी। वो सुबह ही अर्पिता को लेने आ पहुंचा। सिर से पैर तक सादगी में लिपटी वो इतनी सुंदर लग रही थी कि प्रवीण उसे देखता ही रह गया। अर्पिता का दिल जोर से धड़क गया। उसने तुरंत ही प्रवीण के चेहरे से अपनी नजरें हटा लीं और दूसरी ओर देखने लगी। प्रवीण मुस्कुरा दिया। दिन भर प्रवीण और अर्पिता आसपास की जगहों में घूमते फिरते रहे। दोनों एक जगह लगी चित्र प्रदर्शनी भी देखने गए। शाम को दोनों ने भारत भवन में नाटक देखा। लंच और डिनर भी बाहर ही किया। चित्र प्रदर्शनी व नाटक देखते और साथ में घूमते जब प्रवीण की बाह अर्पिता की बाह से छू जाती तो अर्पिता के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। आनंद के साथ उसे ये अनुभूति कभी नहीं हो पाई थी, क्योंकि आनंद के मन ने आज तक उसके मन की कोमल अभिरुचियों को छुआ ही नहीं था। आनंद का सहचार्य अर्पिता के तन मन के पलाश को आज तक खिला नहीं पाया था। चित्र प्रदर्शनी में दोनों देर तक एक एक चित्र के ऊपर आपस में चर्चा करते रहे।
एक जैसी रुचियां बातचीत के कितने मार्ग प्रशस्त कर देती है, अर्पिता को पहली बार लगा। डिनर के बाद प्रवीण अर्पिता को घर तक छोड़ने आया तो अर्पिता ने उससे बहुत आग्रह किया कि वो कॉफी पीकर जाए, लेकिन प्रवीण बाहर से ही चला गया। अर्पिता कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गई। आज उसे लग रहा था कि वो एक सुंदर बागीचे में खड़ी है और उसके चारों ओर सुर्ख पलाश खिल रहा है। देर तक वो फूलों की मादक गंध से सराबोर होकर मन ही मन महकती रही। 2 दिनों तक अर्पिता स्वप्न लोक में खोई उन्हीं भावनाओं में विचरती रही। तीसरे दिन आनंद टूर से वापस आ गया तो अर्पिता भी स्वप्न लोक से निकलकर यथार्थ में आ गई। जीवन अपनी गति से चलता रहा, लेकिन अर्पिता के लिए जीवन में एक नया रोमांच भर गया था। घर और बुटीक से उसे जब भी समय मिलता और प्रवीण को फुर्सत होती, दोनों कहीं ना कहीं घूमने चले जाते। कभी चित्रों की तो कभी फूलों की या क्राफ्ट की प्रदर्शनी में, कभी किसी नाटक का मंचन देखने तो कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या मेले में। अर्पिता के तन मन में प्रवीण की नजदीकियों से एक अलग ही खुमारी छाती जा रही थी। वो प्रवीण के चेहरे पर भी अपने प्रति आकर्षण के विशिष्ट भाव ढूंढने का प्रयास करती, लेकिन प्रवीण उसे बिल्कुल सहज व संतुलित नजर आता। अर्पिता समझ नहीं पा रही थी कि प्रवीण उसे बस एक बहुत अच्छे दोस्ती भर समझता है या फिर उसका उससे कोई खास लगाव भी है। अर्पिता देर तक अकेले में इसी ऊहापोह में पड़ी रहती, पर समझ नहीं पाती। तब सिर को झटका देकर अपने आप को यही समझाती कि मुझे क्या करना है, प्रवीण का साथ और अटेंशन मिल रहा है, यही बहुत है। इस तरह 6-7 महीने बीत गए। आनंद इतने महीनों में काम में अधिक व्यस्त हो गया और अर्पिता अकेली होती चली गई। घर का अकेलापन अर्पिता को काट खाने को दौड़ता था। ऐसे में प्रवीण का साथ ही था जिसने उसे संबल दिया हुआ था। कभी कभी अर्पिता के मन के साथ साथ तन भी प्रवीण की नजदीकियां पाने के लिए मचल उठता था, खास तौर पर तब जब आनंद कई कई दिन अपनी कंपनी के काम की वजह से शहर से बाहर रहता था। पलंग पर करवटें बदलती अर्पिता सोचने लगती कि काश, लेकिन प्रवीण का संतुलित व्यवहार और अर्पिता के संस्कार अर्पिता को मर्यादा की सीमा पार नहीं करने देते थे। कभी कभी आनंद के साथ रहते हुए अर्पिता को अचानक ग्लानि और अपराध बोध सा महसूस होने लगता था कि वो उसके साथ विश्वासघात तो नहीं कर रही। ऐसे में वो आनंद से सहज होकर आंखें नहीं मिला पाती थी। उसे लगता था कि कहीं वो उसका चेहरा देखकर मन के भावों को न पढ़ ले। पर आनंद के टूर पर जाते ही अर्पिता निश्चिंत हो जाती और अपनी भावनाओं की मादकता में खोई रहती। इसी बीच प्रवीण के पिताजी रिटायर हो गए तो वो और प्रवीण की माँ प्रवीण के पास ही आकर रहने लगे। प्रवीण की माँ जोर शोर से प्रवीण के लिए लड़की तलाशने लगी ताकि उसका विवाह हो जाए। अर्पिता ऐसी खबरों पर ऊपर से तो सहज रहती, लेकिन अंदर ही अंदर अत्यंत चिंतित हो जाती। पर जब सुनती कि किसी कारण बात नहीं बन पाई तो चैन की सांस लेती। तभी प्रवीण के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। घर परिवार भी बहुत अच्छा था और लड़की भी बहुत योग्य थी। प्रवीण की माँ की इच्छा थी कि उसका रिश्ता यहाँ पक्का हो जाए। बस प्रवीण ही था जो आनाकानी कर रहा था। अर्पिता भी मन ही मन बेचैन थी। वो जानती थी कि उसका सोचना गलत है, पर प्रवीण की शादी हो जाएगी ये बात सोचकर वो मन ही मन एक पीड़ा का अनुभव करती थी। इस बात को लेकर उसका मन उदास सा रहता था। प्रवीण अर्पिता को उदास देखकर उससे पूछता रहता कि उसकी उदासी का क्या कारण है, पर अर्पिता क्या बताती, कैसे बताती, कैसे कहती प्रवीण से कि वो शादी ना करे। उसे उदास देखकर अपनी व्यस्तता के बावजूद प्रवीण समय निकालकर उससे बार बार संपर्क बनाए रखता और उसे खुश रखने का प्रयत्न करता रहता। अर्पिता आनंद और प्रवीण की तुलना करके एक गहरी सांस भरकर रह जाती। प्रवीण व्यस्त रहते हुए भी उसका हालचाल पूछने के लिए समय निकाल लेता था, लेकिन आनंद कभी भी काम के बीच में से समय निकालकर पूछताछ नहीं करता था कि वो कैसी है, उसे कोई परेशानी तो नहीं। आनंद की कंपनी उसे ट्रेनिंग के लिए कैलिफोर्निया भेज रही थी। उसे साल भर के लिए वहां ठहरना था और 15 दिन के भीतर ही दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी। आनंद के जाने के नाम से अर्पिता एक और जहां खुद को दुखी महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर खुश भी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रवीण के साथ घूमते हुए जो थोड़ी बहुत झिझक होती थी
अब वो नहीं रहेगी। तुम अकेली कैसे रहोगी साल भर? अपने मम्मी पापा के यहाँ शिफ्ट हो जाओ, आनंद ने कहा। मम्मी का घर तो शहर के दूसरे कोने में है, वहां से तो मुझे बुटीक काफी दूर पड़ेंगे। फिर बेवजह घर को साल भर बंद रखने से क्या फायदा? इतने सारे सामान की देखभाल कौन करेगा? कभी कभी मैं वहां चली जाया करूंगी या बीच बीच में उन्हें यहाँ बुला लिया करूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, अर्पिता ने आनंद को आश्वस्त कर दिया। वैसे आनंद के साथ रहते हुए भी एक तरह से अर्पिता अकेली ही रहती आई है। फिर मम्मी पापा के यहाँ रहे तो प्रवीण से मिलना कहाँ हो पाएगा? मम्मी के सामने वो प्रवीण से बात भी नहीं कर पाएगी। ये सब सोचकर उसने अपने घर पर ही रहना ठीक समझा। अर्पिता के पिताजी भी अभी रिटायर नहीं हुए थे, उनका ऑफिस घर के पास ही था, इसीलिए वो लोग साल भर के लिए अर्पिता के पास आकर रह पाएंगे इसकी भी संभावना कम थी। 15 दिनों के बाद आनंद कैलिफोर्निया चला गया। अर्पिता के माता पिता 5-6 दिन उसके साथ रहकर अपने घर चले गए। अब अर्पिता के सामने अपनी खुशियों का उन्मुक्त और विस्तृत खुला आसमान था। अब वो अपने पंख फैलाकर इस आसमान में जी भर कर उड़ लेना चाहती थी। वर्षों से मन में दबा कर रखी इच्छाएं पंख फड़फड़ाने लगी थी। प्रवीण का ठाट बाट, प्रतिष्ठा और आन बान देखकर अर्पिता की आंखें चौंधियाने लगी थी। काश पिताजी उसकी शादी की इतनी जल्दी ना करते तो आज उसके पास सब कुछ होता। वो भी सरकारी गाड़ियों में घूमती, बड़े सरकारी बंगले में रहती, नौकर चाकर दिन भर उसकी जी हुजूरी करते। प्रवीण की जिस दिन छुट्टी रहती वो कभी कभी अर्पिता को अपने घर भी ले जाता था। अर्पिता प्रवीण की माँ से बातें करती रहती। प्रवीण के माता पिता को पता था कि अर्पिता और प्रवीण कॉलेज में साथ पढ़े हैं, इसीलिए वो इन दोनों की मित्रता को सहज रूप से लेते थे। अर्पिता को कभी कभी मन ही मन ग्लानि होती अपने आप पर कि वो आनंद को धोखा दे रही है। कितना विश्वास करता है आनंद उस पर, लेकिन जीवन में सुख की और भी कई इच्छाएं होती हैं। सिर्फ विश्वास के बल पर रिश्ते उम्र भर नहीं ढोए जा सकते। प्रवीण से उसकी इच्छाएं, उसकी रुचियां, उसके विचार मेल खाते हैं, तभी उसका साथ इतना अच्छा लगता है। पंचमढ़ी चलोगी 2 दिनों के लिए? कॉफी हाउस में जब एक दिन दोनों कॉफी पी रहे थे तो प्रवीण ने अर्पिता से पूछा, अचानक पंचमढ़ी? अर्पिता ने आश्चर्य मिश्रित खुशी से पूछा। हाँ, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत लोकरंग का कार्यक्रम होने वाला है, इसीलिए मुझे 2 दिनों के लिए वहाँ जाना है, प्रवीण ने बताया। तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? अर्पिता ने थोड़ी मायूसी से पूछा। कोई नहीं, मम्मी पापा तो उस समय इंदौर जा रहे हैं शादी में, बस तुम और मैं चलेंगे, प्रवीण ने कॉफी खत्म करते हुए कहा। अर्पिता के मन की कली खेल उठी। 2 दिन वो पूरा समय प्रवीण के साथ बिताएगी, उसे तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले हफ्ते दोनों पंचमढ़ी रवाना हो गए। दिन भर दोनों पंचमढ़ी के दर्शनीय स्थलों पर घूमते रहे। शाम 5-6 बजे दोनों गेस्ट हाउस में वापस आए, चाय पी और अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला था। शाम को 7 बजे के पहले प्रवीण ने दरवाजा पर नॉक करके उसे आवाज दी। अर्पिता ने दरवाजा खोला तो वो अर्पिता को देखता रह गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो अर्पिता, प्रवीण ने उसके गाल से बालों की लट को पीछे हटाते हुए प्रशंसात्मक स्वर में उसकी तारीफ की। ये पहली बार हुआ था कि प्रवीण ने मुक्त कंठ से उसकी सुंदरता की तारीफ की थी और उसके गालों को छुआ था। अर्पिता का रोम रोम सिहर गया। चलो ना, अर्पिता ने आगे बढ़ते हुए कहा। 2 मिनट रुको तो सही, तुम्हें जी भरकर देख तो लूं। प्रवीण ने बांह पकड़कर अर्पिता को अपने सामने खड़ा कर लिया। अर्पिता नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। बंधन रहित मुक्त वातावरण में आकर प्रवीण की झिझक भी दूर हो गई थी। वो मुग्ध भाव से उसे ऊपर से नीचे तक निहारता रहा। गाड़ी में प्रवीण पिछली सीट पर अर्पिता के साथ ही बैठा। दोनों के बीच की दूरियां सिमट गई थी। प्रवीण अर्पिता से सट कर बैठा था। अर्पिता की देह की सिरहन पल पल बढ़ती जा रही थी। आयोजन स्थल पर पहुंचकर प्रवीण थोड़ा अलग हटकर बैठ गया। वहां दूसरे पहचान वालों के साथ प्रवीण ने अर्पिता की मुलाकात अपने दोस्त की पत्नी के रूप में करवाई। मेल मुलाकात के समय ही एक वरिष्ठ IAS अधिकारी ने रायपुर से
हाल ही में भोपाल ट्रांसफर होकर आए चौधरी जी से प्रवीण को मिलवाया। इन्हें तो तुम जानते ही होगे, चौधरी जी और उनकी पत्नी नीलांजना चौधरी। 8 दिन ही हुए हैं इन्हें भोपाल आए हुए, परसों ही ज्वाइन किया है। नीलांजना को देखते ही प्रवीण अचानक सकपका गया। उन्होंने एक भरपूर नजर प्रवीण पर डाली और फिर उसके पास खड़ी अर्पिता को अजीब सी नजरों से देखने लगी। अर्पिता को उनका देखने का अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि नीलांजना की आंखें उसकी आंखों से होती हुई उसके मन में छिपे हुए चोर को भेद पा गई हैं। कुछ देर बाद नीलांजना जी के मुख पर एक तिरछी व्यंग्यात्मक मुस्कान तैरने लगी। अर्पिता अपना ध्यान हटाकर दूसरी ओर देखने लगी। प्रवीण भी जल्दी ही वहां से चला गया। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो गया और सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। अर्पिता को लग रहा था मानो वो स्वप्न लोक में पहुंच गई है। सामने खुले आकाश के नीचे भव्य मंच पर नर्तकों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति। वो स्वप्न लोक के सुख सागर में तैरने लगी। कार्यक्रम समाप्त होने पर वहीं रात के खाने का इंतजाम था। प्रवीण और अर्पिता भी वहीं डिनर करने लगे। खाना खाते हुए जब भी नीलांजना से आमना सामना होता, वो अजीब नजरों से घूर घूर कर प्रवीण और अर्पिता को देखने लगती। अर्पिता को अच्छा नहीं लग रहा था और प्रवीण भी उन्हें देखते ही अर्पिता को लेकर उनके सामने से हट जाता था। रात के लगभग 12 बजे दोनों वहां की गेस्ट हाउस वापस आ गए। चौकीदार दरवाजा बंद करके अपने कमरे में सोने चला गया। अर्पिता अपने कमरे में जाने लगी तो प्रवीण भी उसके पीछे आ गया और दरवाजा बंद करके उसने अर्पिता को अपनी बाहों में भर लिया। अर्पिता के अंग अंग में पलाश की कलियां चटक कर फूल बनने लगी और वो पलाश के दहकते फूलों की तरह पलंग पर बिछ गई। 2 दिन और 2 रातें प्यार की बड़ी खुमारी में बीत गई। अर्पिता को लग रहा था जैसे वो हनीमून पर आई है। प्यार क्या होता है, कितना रोमांचक और सुखद होता है, ये तो उसने पहली बार ही जाना। उसका अंग अंग निखर आया। तीसरे दिन सुबह प्रवीण और वो वापस आ गए। इसके बाद अक्सर ही शनिवार रविवार को आसपास के छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता था, प्रवीण अर्पिता को लेकर चला जाता। दोनों गेस्ट हाउस या फिर होटल में रुकते। अब तो 2 कमरों की औपचारिकता भी समाप्त हो गई थी। अर्पिता के गले का मंगलसूत्र देखकर गेस्ट हाउस के चौकीदार उसे प्रवीण की पत्नी ही समझते। दोनों 2 दिन साथ रहते, मौज मस्ती करते और वापस आ जाते। पड़ोसियों को लगता अर्पिता माँ के यहाँ गई है और माँ से अर्पिता किसी सहेली के घर जाने का बहाना कर देती। धीरे धीरे 7 महीने निकल गए। अर्पिता और प्रवीण का मिलना जुलना बदस्तूर जारी था। प्रवीण कभी कभी सरकारी काम से इंदौर या रायपुर चला जाता तो अर्पिता से जुदाई के ये दिन काटे नहीं कटते थे। ऐसे ही समय कटता रहा और आनंद को कैलिफोर्निया गए 10 महीने बीत गए। अर्पिता का मन कभी कभी घबरा जाता। वो प्रवीण के साथ इतनी आगे बढ़ गई है, अब लौटकर आनंद के साथ कैसे निभा पाएगी? अगर वो आनंद को तलाक दे दे तो क्या प्रवीण उससे शादी कर लेगा? अब प्रवीण के बिना जिंदगी बिताने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती और ऐसी हालत में आनंद के साथ अपने रिश्ते को जबरन ढो भी नहीं सकती। अर्पिता रात दिन सोच में डूबी रहती। वो कैसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। एक और आनंद, मम्मी पापा, समाज और दूसरी ओर प्रवीण का साथ। एक दिन प्रवीण इंदौर गया हुआ था। अर्पिता का मन उदास था। बुटीक में काम निपटाकर अर्पिता पार्लर चली गई। सोचा फेस मसाज करवाकर थोड़ा रिलैक्स फील करेगी। पार्लर में भीड़ थी। अर्पिता बाहर के रूम में सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगी। कैसी हो अर्पिता? अपना नाम सुनकर अर्पिता ने चौंक कर सिर उठाया। देखा तो सामने नीलांजना खड़ी थी, जो उसे पंचमढ़ी में मिली थी। नीलांजना अर्पिता के पास ही सोफे पर बैठ गई। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अर्पिता ने मुस्कुराकर पूछा। 2 मिनट तक दोनों के बीच औपचारिक बातें होती रहीं। फिर अचानक नीलांजना असल बात पर आ गई। प्रवीण को कब से जानती हो? उन्होंने पूछा। जी वो मेरे कॉलेज के समय का दोस्त है। अर्पिता को उनके हाव भाव देखकर आशंका हो रही थी कि वो उसके बारे में ही बात करना चाह रही हैं। मैं इधर उधर की बात ना करके सीधी बात पर आती हूँ अर्पिता। प्रवीण ठीक आदमी नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। तुम उससे दूर ही रहो तो ठीक होगा।
तुम्हारा उसके साथ अकेले पंचमढ़ी जाना और वहां तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो एक्सप्रेशंस थे, उससे मैं समझ गई थी कि तुम उसके दोस्त से आगे बढ़कर कुछ और भी हो। नीलांजना की गहरी आंखें अर्पिता के मन में छिपे चोर को साफ देख रही थी। अर्पिता अपनी चोरी पकड़ी जाने से हड़बड़ा गई। नीलांजना जी ने इतने दृढ़ और विश्वास भरे स्वर में ये बात कही कि क्षण भर को अर्पिता को समझ ही नहीं आया कि उनकी बात कैसे जुटलाए। क्षण भर बाद खुद को संयत करके उसने कमजोर स्वर में प्रतिवाद किया, मैं उसे सालों से जानती हूँ, वो तो किसी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था। तब की बात मैं नहीं जानती, मैं तो आज के प्रवीण को जानती हूँ। प्रवीण के कई शादीशुदा औरतों से संबंध हैं। रायपुर में जब 6 माह की ट्रेनिंग पर आया था तो वहां के भी अधिकारी की खूबसूरत बीवी को अपने जाल में फांस लिया था। ये अब भी वहां जाकर उससे मिलता है। नीलांजना ने बताया तो अर्पिता को लगा जैसे उसके चारों ओर एक साथ सैकड़ों धमाके हो गए हैं। वो सन्नसी बैठी रह गई। लेकिन अगर ऐसा ही है तो उसे कुंवारी लड़कियों की क्या कमी? वो शादीशुदा औरतों के पीछे क्यों पड़ेगा भला? अर्पिता ने नीलांजना को गलत साबित करना चाहा। प्रवीण बहुत शातिर है। कुंवारी लड़की शादी के सपने देखने लगती है और फिर छोड़े जाने पर व्यर्थ का बवाल खड़ा करती है जो उसकी छवि को खराब करेगा। शादीशुदा औरतों को अगर वो छोड़ भी देता है तो वो आंसू बहाकर चुप रह जाती हैं। अपनी और पति व घर की इज्जत की खातिर वो तमाशा खड़ा नहीं करती, बस प्रवीण का काम बन जाता है, जैसे कि उसने इंदौर के एक बिजनेसमैन की पत्नी के साथ किया। पति की अनुपस्थिति में उसके साथ खूब घूमा फिरा, मौज मस्ती की और फिर भोपाल आ गया। वो बेचारी आज भी उसकी याद में रो रही है। जहाँ तक शादी का सवाल है, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है। उसकी इच्छा किसी बहुत बड़े अधिकारी की आईएएस बेटी से ही शादी करने की रही है। इसीलिए 2 महीने पहले उसने इंदौर के एक उच्च अधिकारी की आईएएस बेटी नीलम से सगाई कर ली है। नीलांजना ने संक्षेप में बताया। प्रवीण की सगाई हो गई? अर्पिता बुरी तरह चौंक कर बोली। उसे लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। नीलांजना बोली, तुम तो उससे दोस्ती का दम भरती हो। तुम्हें उसने बताया नहीं कि उसकी शादी पक्की हो गई है? तभी तो आजकल उसके इंदौर के टूर बढ़ गए हैं। प्रवीण उससे इतनी बड़ी बात छिपाएगा, उसे धोखे में रखेगा, इसका उसे जरा भी अंदेशा नहीं था। उसका सिर चकराने लगा। आप प्रवीण के बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? अर्पिता ने थके से स्वर में पूछा। रायपुर वाली घटना तो मेरी आंखों के सामने की ही है। और इंदौर वाली? नीलांजना एक गहरी सांस भरकर बोली, वो बिजनेसमैन और कोई नहीं, मेरा भाई है। तभी प्रवीण मुझे देखते ही सक पका जाता है। प्रवीण के चक्कर में पड़कर अपना घर संसार व्यर्थ में बर्बाद मत करो। आज नहीं तो कल वो वैसे भी तुम्हें छोड़ ही देगा। अच्छा है समय रहते ही तुम खुद उसे छोड़ दो। अर्पिता शाम को घर लौटी तो उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। नीलांजना की बातों में सच्चाई झलक रही थी। वो भी देख रही थी कि पिछले 2 महीनों से प्रवीण कुछ बदल सा गया है। अब छुट्टियों में अर्पिता के साथ बाहर जाने के बजाय वो सरकारी काम का बहाना बनाकर अकेला ही चला जाता है। यदि ये सच है कि प्रवीण को औरतों को फंसाने की आदत है तो वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। उसके पद और प्रतिष्ठा की चकाचौंध में अंधी होकर अपने पति के साथ बेवफाई कर बैठी। अब पता नहीं अपनी गलती की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। धोखे के एहसास से अर्पिता तिलमिला गई। उसने प्रवीण को फोन लगाया। तुमने सगाई कर ली और मुझे बताया भी नहीं। प्रवीण के फोन उठाने पर अर्पिता गुस्से से चिल्लाई, ओह, तो तुम्हें पता चल गया। अच्छा हुआ, मैं खुद ही सोच रहा था कि मौका देखकर तुम्हें बता दूं। प्रवीण का स्वर अत्यंत सामान्य था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा दिया है। उसके सामान्य स्वर पर अर्पिता तिलमिला गई। क्या किया है मैंने? प्रवीण आश्चर्य से बोला। मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया है? मैं कुंवारा हूँ और एक ना एक दिन मेरी शादी होगी, ये तो तुम जानती ही थी। मैंने कोई तुमसे शादी का वादा किया नहीं था, फिर धोखे की बात कहाँ से आ गई? तुमने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। क्यों खेलते रहे मेरे जज्बातों से इतने दिन? अर्पिता अब भी तिलमिला रही थी। मैंने तुम्हारी भावनाओं से नहीं खेला। जो कुछ हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। हम दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा,
और हमने साथ में जीवन के मजे लूटे। मैंने जिंदगी भर साथ निभाने का कोई वादा तो नहीं किया तुमसे। हाँ, तुम कॉलेज के दिनों से मुझे पसंद थी। तुम कुंवारी होती तो मैं तुमसे शादी के बारे में सोच भी सकता था, लेकिन तुम तो शादीशुदा हो। ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, शहर में मेरा नाम व रुतबा है। तुमसे शादी करके मुझे अपनी इज्जत खराब नहीं करवानी। प्रवीण तलख स्वर में बोला। हाँ, तुम चाहो तो हम ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रखेंगे, वरना। अपमान और पीड़ा से अर्पिता छटपटा गई। वो बिफर कर बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए होगे। फिर उसने उससे रायपुर और इंदौर वाले किस्सों का जवाब भी मांगा। तुम औरतें पतियों से दुखी रहकर उनसे एडजस्ट न कर पाने के कारण खुद ही बाहर किसी सहारे की तलाश में रहती हो। तुम लोगों को हमेशा एक ऐसे कंधे की तलाश रहती है जिस पर सिर रखकर तुम अपना दुख हल्का कर सको। अपने जीवन साथी की थोड़ी सी भी कमी तुम लोगों से सहन नहीं होती और तुम लोग बाहर उसे पूरा करने को तत्पर रहती हो। सच तो ये है कि मर्दों की बजाय औरतों को ऐसे संबंधों की ज्यादा जरूरत होती है और वो इन्हें ज्यादा एंजॉय करती हैं। अगर औरतें ऐसे संबंधों को ना चाहें तो मर्द की हिम्मत ही नहीं होगी किसी भी औरत की ओर आंख उठाकर देखने की। औरत खुद ही ये सब चाहती है और मर्दों को फालतू बदनाम करती है। अपने पति से बेवफाई करके उन्हें धोखा तुमने दिया है और धोखेबाज मुझे कह रही हो। तुम सोचो, बेवफा और धोखेबाज सही अर्थों में कौन है? अर्पिता सन्न रह गई। प्रवीण ने उसे आईना दिखा दिया था। आनंद की जो कमियां उसे खलती थी उन्हें प्रवीण के द्वारा पूरा करके वो सुख पाना चाहती थी। गलत तो वही थी। पलाश की सुर्ख मादकता में डूबने से पहले उसने कभी सोचा ही नहीं था कि सुर्ख रंग सिर्फ मादकता का ही नहीं, खतरे का प्रतीक भी होता है। लेकिन अब क्या हो सकता था? उसने खुद ही अपने ही संसार में आग लगा ली थी। अर्पिता कटे पेड़ की भांति पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। दहकते पलाश ने इसका जीवन झुलसा दिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।